नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो 500 और 1000 की नोटबंदी का फैसला जब से हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ ज्यादा बढ़ा है, या यूं कहें कि कई गुना बढ़ गया है। दरअसल अब हम देख रहे हैं कि लोग लेन देन के लिए कैशलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, कैशलेस यानी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं प्लास्टिक मनी से मतलब किसी प्लास्टिक के नोट से नहीं है, बल्कि उस क्रेडिट कार्ड और उस डेबिट कार्ड से है जो आप अपने वॉलेट में, जो आप अपने पर्स में रखते हैं। दरअसल अगर अभी की रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे देश में 22% ऐसे लोग हैं जो प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि कैशलेस इकोनॉमी का एक बेहतर विकल्प हो सकता है डिजिटल मनी। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि आने वाला युग डिजिटल मनी का हो, डिजिटल बैंकिंग का हो। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में डिजिटल मनी और डिजिटल बैंकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे करप्शन भी रुकेगा और लोगों को लेन देन में भी आसानी होगी। लेकिन ये सिर्फ कहना भर ही है, आसानी के साथ साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हम और आप इस चुनौती से जूझने के लिए तैयार हैं। क्या हमारी सरकारें, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा तंत्र, तमाम ये चीजें इस डिजिटल मनी के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए तैयार है, और अगर तैयार है तो क्या हम एक नए स्वर्णिम युग में जाने वाले हैं। इसी मसले पर कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। What shrinks has to be substituted and further expanded by the digital mode. So already the banking system, as also certain private sector players, have had besides the conventional checks and the credit cards, in the last few years there has been a huge expansion of e-wallets, there has been an expansion of debit cards and various other modes of transactions. There has also been a series of mobile apps which have come up which facilitate this payment. नोटबंदी के बाद से विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। ऐसे में देश के वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत में डिजिटल मनी का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मतलब सब्जी से लेकर मकान खरीदने तक आप प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश के सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। नोटबंदी के मुद्दे पर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल मनी पर जोर दे रही है। डिजिटल बैंकिंग को मिशन के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यबल गठित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि खरीदारी को लेकर देश में लोगों की आदतें बदल रही हैं। लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। One startling figure which came out in the course of this meeting today is that there are already 80 crore cards in circulation, of which 40 crores are being actively used by people. And the measure of active user is judged from the user at the ATM machines itself. So contrary to what is normally commented that this is still a far cry, this is a change which was already happening, and therefore this has to be used as a great opportunity to further catalyze this change. नोटबंदी के असर को लेकर बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेटली ने कहा कि देश में 80 करोड़ कार्ड सर्कुलेशन में हैं। 40 करोड़ कार्ड का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट से लेन देन और बढ़ेगा, फिजिकल करेंसी सिकुड़ेगी, लेकिन व्यापार पर इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये कहा गया कि जहां मोबाइल ऐप्स के पहुंचने में तकलीफ है वहां पॉस मशीन्स का इस्तेमाल करें, और इसलिए उस डिजिटलाइजेशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा, लेकिन छोटे शहरों तक, सेमी अर्बन एरियाज तक इसका एक्सपेंशन में काफी सुविधा आएगी। ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही परेशानी को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जहां मोबाइल ऐप पहुंचने में दिक्कत है वहां POS मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में डिजिटलाइजेशन का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो
डिजिटल मनी कैश का बेहतर विकल्प है, करप्शन इससे रुक सकता है, लेकिन क्या डिजिटल मनी को इस्तेमाल करने के लिए हमारा तंत्र तैयार हो चुका है? हमने बीते दिनों देखा कि हमारे देश में ही कई ऐसे एटीएम कार्ड्स थे जिनका पिन चोरी हुआ, बाकायदा 6.5 लाख एटीएम कार्ड्स को ब्लॉक भी किया गया। साइबर क्राइम के मामले में दुनिया में हम चौथे नंबर पर आते हैं। तो क्या हमारी साइबर सेल भी इतनी स्ट्रांग है कि प्लास्टिक मनी में कोई हेरा फेरी ना हो? इसके लिए तमाम योजनाएं बनाई जाएंगी, क्या कुछ किया जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी, और अगर इस चुनौती को हमने पार पा लिया तो हम किस युग में पहुंचेंगे? इन तमाम मुद्दे पर खास राय रखने के लिए, पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, राहुल मिश्रा जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और बहुत सीधा सा मैं सवाल करूंगी, हम जब प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी की बड़ी चर्चा सुन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, वित्त मंत्री कहते हैं कि हम नए युग में जाने वाले हैं, क्या हमारा तंत्र, हमारा सिस्टम, हमारी सोच, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी इकोनॉमी, तमाम चीजें डिजिटल मनी के युग के लिए तैयार हैं? क्या हम प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? देखिए, ये एक पूरा कंप्लीट प्लान होना चाहिए। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। आने वाला समय ही कैशलेस इकोनॉमी का है, डिजिटल करेंसी का है, और इस तरीके के जो अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया, ये कदम वाकई सराहनीय है। एक तो इसमें सबसे बड़ा मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि हमारे हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप बोलते हो, उस पर रोक लगेगी। बिजनेस फास्ट होगा, लोगों को सुविधाएं बहुत होंगी, और जिसको आप ब्लैक मनी कहते हैं उसमें 100% कमी आ जाएगी। ये तो इसका एक ओवरव्यू हुआ, पॉजिटिव पॉइंट्स हुए जी, जो हमको नजर आ रहे हैं। बट सेकेंडली, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जितना हमने देखा है, उसका ये कि उस चीजों को लॉन्च करने के लिए हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम बात करें ई गवर्नेंस की, अब अगर हम डिजिटल करेंसी लाते हैं तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत होना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं कि इंडिया एक इस समय अपॉर्चुनिटी का देश है, दूसरी तरफ इस तरीके के जो हैकर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बोलते हो जो हैक करते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, क्योंकि सबसे अगर बड़ी उसमें कहीं से भी चुनौती तो यही है, प्रॉब्लम राहुल जी, चुनौती यही है। आप जिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, चुनौती सबसे बड़ी यही है कि अभी हम उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, हम मजबूत नहीं हो पाए हैं। जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया था, हमने बीते दिनों देखा कि 6.5 लाख से ऊपर एटीएम कार्ड्स को ब्लॉक किया गया क्योंकि उसके पिन चोरी हुए। और इतना ही नहीं, वो पैसे इस्तेमाल कहाँ हो रहे थे? चाइना में हो रहे थे। चाइना एक ऐसा देश है जो बाकायदा हैकर्स की एक टीम रखता है भारत के पैसे को लूटने के लिए। तमाम बहुत सारे ऐसे दुश्मन देश हैं जो हैकर्स की टीम रखते हैं। तो क्या हमारे लिए ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी हम किस तरीके के लोगों को रखें, कि क्या हमें भी हैकर्स की एक टीम की जरूरत पड़ेगी? ये आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चाइना में है, नाइजीरिया में है, और रशिया में हैकर्स काम करते हैं दूर दराज एरिया से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हम लोगों के यहाँ बोलते हैं ना, इथिकल हैकर्स। एग्जैक्टली। एक परपिट्रेटर्स हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जो क्राइम करने में एक्सपर्ट होते हैं। दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। और साइबर क्राइम तो जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका कंप्यूटर में नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, एडवांस लेवल तक का होता है, वही लोग इस तरीके के क्राइम करते हैं। दो वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक वर्ड होता है स्किमिंग और एक होता है फिशिंग। अक्सर देखा गया है, फिशिंग में कई न्यूज आते हैं और उसके बाद लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उनके अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं। अब इस तरीके के बहुत से अपॉर्चुनिटीज आएंगी हैकर्स के सामने। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी साइबर सेल को, अपने गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करें, ट्रेंड करें। साइबर लॉ एक्सपर्ट्स चाहिए हमें, और इथिकल हैकर्स की डिमांड हिंदुस्तान में बढ़ेगी और लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से। हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,
अमेंड हुआ 2008, उसमें भी सख्त कानून लाने और चाहिए, क्लॉजेस डालने चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन उसके अगेंस्ट में उसका निगेटिव है, उसको काउंटरफीट करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत खास जो बात कही जा रही है राहुल जी, क्योंकि आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आर्थिक अपराध शाखा से भी जुड़े रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं, डिजिटल मनी की तरफ जाते हैं, तो करप्शन रुक जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रुक जाएगा। लेकिन आजकल आपने देखा होगा चर्चा में बड़ी तेजी से उठ रहा है बिटकॉइन। मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें। बिटकॉइन का इस्तेमाल दुनिया में हर जगह हो रहा है, हालांकि अभी भारत में ये वैध नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या भी उसके साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है। तो क्या आने वाले वक्त में अगर हम प्लास्टिक मनी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या तब भी हमें मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, या हम इस पर पूरी तरह से पार पा लेंगे? यस, एक बहुत विचारणीय प्रश्न आपने पूछा है। बिटकॉइन बेसिकली अगेन इट इज अ वर्चुअल करेंसी। आप अगर कोई भी करेंसी लॉन्च करते हो तो वो बैक होनी चाहिए विद सम सिक्योरिटी, विद सम एसेट। अनफॉर्चुनेटली जो बिटकॉइन का इस्तेमाल है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में आने वाले समय में यूज कर सकते हैं लोग, उसके जरिए बिटकॉइन में ट्रेड कर कर इसका एक तरीके का हम बोलेंगे पैरेलल इकोनॉमी बताते हैं। आज भी बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यूज किया जाता है उसमें बहुत से लोग यूज करते हैं, और मेरा एडवाइस ये है कि इंडिया में फेल है और बहुत से इसमें फ्रॉड हुए हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं। तो बिटकॉइन कोई बैड करेंसी नहीं है, इट इज अ वर्चुअल करेंसी। तो इट इज माय एडवाइस कि इससे लोग जितना दूर रहे वही ठीक है। और प्लास्टिक मनी जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम ऐसी करप्शन जैसी समस्याओं से दूर हो पाएंगे? देखिए, हमने आपको फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए। हाँ। इसमें जो जितना मजबूत रहेगा, ई गवर्नेंस सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया है वहां पे लोगों को इसका इस्तेमाल करना, ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आप एक बार मजबूत करते हैं किसी प्लेटफॉर्म को, लोगों को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, बट उसके अगेंस्ट में उनके प्रॉस एंड कॉन्स बताना बहुत जरूरी है। It is more important. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पहले उठाया। बिल्कुल, हम अगर गांव के दूर दराज में चले जाएं तो उन्हें नहीं पता होता कि एटीएम कार्ड क्या है, मशीन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये तो है ही है। तो भारत तो गांव का देश है, ऐसे में अगर वित्त मंत्री ये कहते हैं कि आने वाला युग डिजिटल मनी का युग है, तो किस तरीके से सरकार इस पर तैयारी कर रही है, क्या आप देख पा रहे हैं? यस, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा तो एग्जांपल अफ्रीका का रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जी। आपको हमारा, क्योंकि भारतवर्ष ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, मोर देन 70%, तो वहां पर जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसको तो सबसे पहले बैंक बताना होगा कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म ये है, बड़ी सरल भाषा में, और आपका ये ई वॉलेट है। ई वॉलेट ना बोलते हुए उनको एक पर्स की संज्ञा देनी चाहिए जिससे आपका पेमेंट हो सकता है। उनको बहुत ही आसान ढंग से बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, तो वो उस चीज के अभ्यस्त हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोला जाता है, जिसमें लोगों को बैंकिंग के बारे में और कितना बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताना चाहिए। जी। साथ ही साथ एक सवाल ये भी है, तमाम इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त दो धड़े में बट गए हैं इकोनॉमिस्ट। एक धड़ा कहता है कि आने वाले वक्त में अगर डिजिटल मनी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। दूसरा धड़ा है, ये कहता है कि आने वाले वक्त में अगर हम ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो इकोनॉमी से इसको खतरा होगा। तो मैं चाहूँगी कि इस दोनों पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या खास तरीके से समझा जा सकता है दोनों पहलू को? देखिए, अभी हमारे सामने मैं आपको बताऊं, अगेन ये बेसिकली डिजिटल करेंसी, हमारा जो प्लास्टिक मनी है, अगर ये इन्फोर्स किया जाएगा तो जो हमारे एडवांटेजेस हैं जिसके लिए ये वॉर चल रहा है अगेंस्ट करप्शन, ब्लैक मनी, उसमें बहुत सी कमी आएगी प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल से। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, वरना जितने डेवलप नेशन है वो आज पूरी तरीके से प्लास्टिक मनी के ऊपर डिपेंडेंट है, इस्तेमाल ही नहीं होता। आप ये सोचिए एडवांटेजेस कितने कैशलेस इकोनॉमी की।
तो ये कहना गलत है कि लेकिन इसका लेकिन कोई लेकिन यहाँ असर पे आएगा। राहुल जी, यहाँ पे जो Economy एग्जाम्पल correct दिया करेगी। जाता है, एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो यूएस का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वहां पर ज्यादातर लोग प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां की जीडीपी रेट उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि भारत तो 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, यहाँ पर अगर डिजिटल मनी का इस्तेमाल होगा तो हमारी ग्रोथ रेट पर किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, हमारी ग्रोथ, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, कहीं भी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो देखिए समय लगता है। दैट्स वाई मैं आपके चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग पर बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं। आपका प्लास्टिक करेंसी का जितना भी इस्तेमाल होगा, इकोनॉमी में कोई खतरा नहीं है, घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। आप ये देखो, हर चीज, गवर्नेंस सिस्टम अगर आपका साफ सुथरा हुआ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितनी टेक्नोलॉजीज आएंगी। क्योंकि बाहर वालों को यही शिकायत पहले रहती थी कि इंडिया में देयर आर बैरियर्स, तो अब बैरियर्स नहीं है। डिजिटल करेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर चीज ऑनलाइन सुविधा हो जाएगी, बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो आप इससे देखिए कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, तो नेचुरल बात है हमारे ग्रामीण अंचल में भी उसका फर्क आएगा, रोजगार बढ़ेगा। चलिए, यानी फायदा ज्यादा है, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चुनौतियों पर पार पाया जा सकता है। जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि अगर खासतौर से हम ई गवर्नेंस पर ध्यान दे दें और खासतौर से जो हैकर प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर हम थोड़ा ध्यान दे दें, तो निश्चित रूप से डिजिटल मनी का इस्तेमाल हमारे और आपके विकास के लिए ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और आइए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, आप सिहर उठेंगे। मासूम के साथ कोई इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? ये तस्वीरें देखिए, नवी मुंबई से की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बच्चे पर किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीर शायद उन लोगों को भयभीत कर सकती है जो अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़कर जाते हैं। दरअसल नवी मुंबई के एक डे केयर में 10 महीने की बच्ची को उसकी देखभाल करने वाली इस महिला ने बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा है। इतना ही नहीं, कई बार तो इसने बच्ची को जमीन पर पटका। इसके बाद भी जब बच्ची चुप नहीं हुई तो वो उसे बुरी तरह से उठा कर पटकती रही। इससे बच्ची बेहोश हो जाती है। वीडियो में कुछ और बच्चे भी चुपचाप लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्हें डरा कर चुप करवाया गया हो। इस घटना के बाद से बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती है। इस आया का बच्ची संग की गई हैवानियत का पूरा वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस ने फिलहाल इस आया को और डे केयर की ऑनर को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ये तस्वीरें उन माँ बाप के लिए है, खास तौर से जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़कर जाते हैं। और नमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नमित, क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक इस डे केयर सेंटर को लेकर? देखिए लावनी, जिस तरीके से नवी मुंबई का ये मामला हो, डे केयर सेंटर में जिस तरह से एक बच्ची के साथ जो मेड थी उसने मारपीट की है और खासतौर पर उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई इतना ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बच्ची जो है 10 महीने की बच्ची बताई जा रही है, अस्पताल में ये बच्ची है। और कुल मिलाकर इससे पहले भी ये मामला, अगर मुंबई की खासतौर पर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक और मामला पिछले 10 दिन पहले ऐसा ही सामने आया था। हालांकि उस मामले पर कार्रवाई जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है वहां उसको भी खंगाला जा रहा है और फिलहाल उस महिला को हिरासत में ले लिया गया है। इस बच्ची की क्या हालत है अभी नवित? देखिए, जहां तक अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी जारी नहीं की गई है। हालांकि डॉक्टरों से हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक लड़की की स्थिति जो है वो अभी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से उसको लड़की को पीटा गया है एक बेरहमी की तरफ से वहां पर 10 महीने की बच्ची को, बिल्कुल 10 महीने की बच्ची को इतनी हैवानियत से कैसे कोई पीट सकता है, उसके साथ ऐसे बर्बरता कैसे किया जा सकता है? और अगर इस देश में ऐसी महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए। तो मासूम से इस हैवानियत की तस्वीर आपने देखी, और अब जरा सोच समझकर, अगर आप अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हैं तो थोड़ा सोच समझकर भेजिएगा। बहरहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।